ये जो फंस गई है ये PMLN, क्योंकि ये खुद एक दलदल में इन्होंने छलांग लगा दी। PTI तो खुद मुसीबत में थी और इन्होंने उनको बेल आउट कर दिया। हमजा के पास वो चीज नहीं है जो परवेज इलाही का एक्सपीरियंस है। परवेज इलाही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट मोमेंट। जरा वापस जाए 2008 से लेके 2013 का जो दौर, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लाहौर आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम है कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने मुदस्सिर कभी भी यूसुफ रजा गिलानी को, राजा परवेज अशरफ को और आसिफ जरदारी को रिसीव तक नहीं किया था एयरपोर्ट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली के मामलात की जानिब सब की नज़रें लगी हुई हैं कि इस वक्त क्या वज़ारत आला के लिए वही लोग होंगे जिनके पास नंबर गेम ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम निकाफ के मुश्तरका उम्मीदवार, या जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है और दरपर्दा ये भी हो रहा है कि कहीं डराने धमकाने की और बोलियां लगाने के मामलात हैं, तो क्या फिर से जैसे पंजाब में मामलात पहले पिछले 2-3 माह से नज़र आ रहे हैं वैसी ही सिचुएशन होगी? हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PJ मीर साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हैं। मीर साहब आपका शुक्रिया। सैयद अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। अमीर अब्बास आपका भी शुक्रिया। PJ मीर साहब, सर मामला बड़ा आसान हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके पास नंबर होगा दोबारा से इलेक्शन हो जाए। अब मैंडेट अवाम ने दे दिया, उसके बाद भी अब जो है वो गठजोड़ चल रहा कि आप इस्तीफ़ा ना दें। जरदारी साहब चले गए काफली के सरबराह शुजात साहब से मिलने के लिए कि आप इधर हमजा को वोट दे दें। अब इसकी ज़रूरत होती है कि दोबारा से, और फिर जो दरपर्दा, अब हमारे पास हक़ाइक़ तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब कुछ बोलियां भी हैं, कुछ डराने धमकाने की भी बातें चल रही हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही होती है? खुद आप नहीं समझते कि जमहूरियत को चलाने वाले जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे होते हैं? मुदस्सिर आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैंडेट तो मिल गया, लेकिन अब ये सब ये जो है जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये मैंडेट ढूंढ रही है। अब मैंडेट पकड़ा ही नहीं दे रहा कि किसको कहाँ लगाएं, किसको क्या करें। द क्वेश्चन इज कि मैं समझता हूँ जो मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दी है बड़ी संजीदा, बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है कि ठीक है, हम शिकस्त मानते हैं, हम हार गए एंड लेट्स मूव ऑन। ये बड़ी अच्छी बात है। इसी को हम कहते हैं जमहूरियत। लेकिन ये फिर साथ साथ जो दूसरी स्टेटमेंट्स आती हैं कि बंदे गायब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये बड़ी थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग ये आज के लिए नहीं, फॉर द लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसका मतलब मैंने देखा है कि 74 ये जो 70s के मिड 70s के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर लोग गायब हुए, बिल्कुल गायब हुए। और जब गायब हुए और वो फिर सामने भी आ गए। मुझे याद है कि नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के अपोनेंट जो थे शुजाबाद में, मुल्तान में, वो अपोनेंट गायब हो गए ओवरनाइट। फिर उसके बाद हलाकू खान थे जो कि बड़े मशहूर पुलिस के ऑफिशियल थे, उन्होंने उसको बंद कर रखा हुआ था, वो ही फिर निकाल के सामने लेके आ गए। अब द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस लाइन पे चलेंगे इवेंचुअली सच्चाई आपके सामने आ जाती है। अब ये माने या ना माने, ये PDM से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। इस मिसकैलकुलेशन ने लॉन्ग रन में PDM का साथ छोड़ दिया, इन द सेंस कि PMLN को झटका पड़ा। PPP इस वक्त बिल्कुल अच्छी सीट पे है, क्योंकि ना उनका कोई एहलकार जो है ना किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे है ना कुछ है। क्योंकि कल जब ब्लेम गेम शुरू होगी मुदस्सिर, आप ही के शो में या अमीर अब्बास के शो में, वो यही होगा कि नहीं जी ये तो PMLN के सारे ये फैसले थे, हम तो पीछे थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि जब वोट लेने जाएंगे लोग आपसे सवाल करते हैं। और आज ये जो फंस गई है ये PMLN, ये पर डिफॉल्ट इस तरह फंसी है क्योंकि ये खुद एक दलदल में इन्होंने छलांग लगा दी। PTI तो खुद मुसीबत में थी और इन्होंने उनको बेल आउट कर दिया, खुद मारे गए। और पीछे PPP जो है वो अब तमाशा देख रही है। अब आगे क्या होगा? आगे बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं इलेक्शन करवाना इस वक्त हिमाकत होगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब IMF देखेगी, ये अपने आप को रिव्यू करेगी कि भाई अब आगे क्या होगा, फिर आपका प्रोसेस जो है ये डिले हो जाएगा। क्योंकि उनको तो गर्ज है ना जी कि पाकिस्तान की जो मर्जी हुकूमत है, पैसे कैसे वापस करेंगे आप ये जो 6-7 बिलियन की बात कर रहे हैं, हाउ विल यू रिटर्न इट? सो वो इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे, वो अपने आप को रिव्यू करेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? आवाम का। और इस चीज को हमने मद्देनजर देखना है। अब परवेज इलाही, इनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।
मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, शहबाज शरीफ का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एज चीफ मिनिस्टर। सो इन दोनों ने पंजाब में काम किया। अब परवेज इलाही आते हैं, मैं समझता हूँ कि इन कंपैरिजन जो हमजा है, हमजा इज इन द लर्निंग प्रोसेस। हमजा के पास वो चीज नहीं है जो परवेज इलाही का एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि हमजा का टाइम है आगे, लेट द टाइम कम अलोंग, बट परवेज इलाही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट मोमेंट। और इस वक्त उनके पास मैंडेट भी मीर साहब जो है वो, और उनके पास बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मैंडेट भी उनके पास है। अच्छा अमीर अब्बास, अभी मीर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो बड़ा हमाकत होगी, तो इमरान खान साहब तो सर इलेक्शन की मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस मुल्क को आगे चलाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन ही होना चाहिए, लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर के बगैर। तो फिर ये मामलात कैसे मान लेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेन्योर पूरा किया जाए वफाक में, सिर्फ पंजाब पीटीआई के पास हो? मुदस्सिर, मैं मीर साहब की सारी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन विद हम्बल रिक्वेस्ट, मैं ये जो आखिरी बात उन्होंने की है इलेक्शन की, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली यही मान लेते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा और ये पार्लियामेंट अपना टेन्योर 5 साल पूरा करेगी, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो भी हिमाकत है। वो किस तरह से? जरा वापस जाए 2008 से लेके 2013 का जो दौर था जी। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे जी। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बदतरीन वर्किंग रिलेशनशिप था, बदतरीन। बिल्कुल। जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लाहौर आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम है कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने, मुदस्सिर, कभी भी यूसुफ रजा गिलानी को, राजा परवेज अशरफ को और आसिफ जरदारी को रिसीव तक नहीं किया था एयरपोर्ट पर। इतनी नफरत थी। फिर जो गवर्नर लाके बिठाए जाते थे, सलमान तासीर साहब थे, लतीफ खोसा थे, मखदूम अहमद महमूद, वो काम नहीं करने देते थे पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट उनके साथ मुसलसल तसादुम के रास्ते। मुझे याद है जब लतीफ खोसा गवर्नर पंजाब थे, तो चूंकि गवर्नर चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का, तो पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज थी उनके वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स, उनके बाकी मामलात, उनमें पंजाब गवर्नमेंट और लतीफ खोसा के दरमियान मुसलसल तसादुम रहता था और पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज वो सफर कर रही थी। सो आपके पास हल भी नहीं है कि आप इस पार्लियामेंट को चलाएं। अगर हल ये नहीं है ना कि इलेक्शन नहीं करवाना, तो हल ये भी नहीं है। इसमें भी मुल्क का बेड़ा गर्क है, इसमें भी पंजाब के लोग पिसेंगे, मारे जाएंगे। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के दरमियान जितनी नफरत होगी, ये उससे 50-100 गुना ज्यादा नफरत होगी जो यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ के दरमियान। ये तो इंतहाई बुग़्ज़ के मारे में लोग उठ चुके हैं एक दूसरे के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कबूल करेंगे उसको। सो हल यही है कि आप इलेक्शन पर जाएं। अच्छा, अब कंसर्न क्या हो सकता है इलेक्शन? कंसर्न ये हो सकता है मुदस्सिर, मीर साहब का या हम सब का, इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी पहले बड़ा गर्क, मजीद 2 महीने 2.5 महीने इलेक्शन के बाद में तो तकरीबन 3 से 3.5 महीने में जाके प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट पोस्ट लेगा, तो वो 3-3.5 महीने इकोनॉमी का बन, यही कंसर्न हो सकता है ना। तो उस कंसर्न का हल ये है कि आपने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लेकर आए हफीज शेख जैसे किसी आदमी को, वो IMF के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पाकिस्तान से बाहर भी डील करता रहे और पाकिस्तान के अंदर भी वो आपकी जो इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं उनको चलाए। ये है आपके पास हल। अब आपने विन विन सिचुएशन तलाश करनी है, एक मिडिल ग्राउंड पर जाना है। ये 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये अमीर अब्बास जो आपने बात की ना मिडिल ग्राउंड के हवाले से, तो मीर साहब क्या इस वक्त जिस किस्म की खलीज इतनी बढ़ गई है सियासी जमातों के अंदर, क्या ये मिल बैठकर किसी नए इमरानी मुआहदे की जानिब तो चाहे हम ना जा सकें, लेकिन कम अज़ कम इस मामले पर इकट्ठा हो जाएं कि इकोनॉमी के लिए इकट्ठे होकर आगे कैसे और किस तरह से और कैसे करना है? क्या आपको लगता है ये हो पाएगा जितनी खलीज बढ़ गई? देखें, ये जो अमीर अब्बास ने भी बात की है ना, यूसुफ रजा गिलानी के, शहबाज शरीफ की, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का ये पुराना एक रवायत है। जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस वक्त भी यही था, बेनजीर को कम इनटू पंजाब, तो ये आपकी पुरानी तरक्कियां चल रही हैं, तो ये आगे आके खत्म नहीं हुई हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या मिलके कर सकते हैं, मिलके करने की सकत किसी की नहीं है। हमारे अंदर, सबके अंदर आय है, वी नहीं है।
हम जब तक हम करके बात नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट भी अगर आती है, इंटरिम गवर्नमेंट जब जनरल मुशर्रफ या शौकत अजीज छोड़ के गए थे 80 रुपए पे डॉलर था पर बैरल, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली 150 रुपए पे बैरल आया और इंटरिम गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकी। लिक्विडिटी आपके पास था, पैसा आपके पास था, आप संभाल नहीं सके। ये पूछे ना डॉक्टर सलमान शाह से, ये आपको सब बताएंगे। इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट इज अ रिस्क फॉर द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कि क्या ये इकोनॉमिकली वो संभाल लेंगे। हफीज शेख, मुझे पता है कि when he wanted to be the finance minister, जनरल मुशर्रफ ने इनको नहीं बनाया। मुझे पता है कि when शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर, इनको उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। तो मैंने कई क्वेश्चन शौकत साहब से किए कि व्हाई नॉट, बट उन्होंने जो जवाब दिए वो अपने जवाब। द क्वेश्चन इज वी नीड गुड इकोनॉमिस्ट टू रन दिस कंट्री इन द इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड के अंदर आप पॉलिटिक्स को साइड पे कर दो, इकोनॉमिस्ट ले आओ जो कि आपकी कम से कम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दें। स्टेबलाइज करोगे तो आपका फायदा थ्रू IMF भी आएगा, वर्ल्ड बैंक भी आएगा, ADB भी आएगा और आपका एक इकोनॉमिक पिक्चर अच्छी होगी। 225 रुपए पे तो डॉलर पड़ गया आपका, 260 रुपए पे आपका पाउंड पड़ गया। हाउ आपका एक्सपोर्ट, आप मुझे बताएं ना, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ एक्सपोर्ट्स? इंपोर्ट आपने वैसे बंद की हुई है। सो द क्वेश्चन इज कि इस वक्त जो भी आएगा उसको बड़े बहुत सीरियस सवाल उनके सामने आएंगे। और ये जो इस वक्त जो गालियां पड़ी हैं नून को, ये अब आगे इनको भी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर व्हाट गवर्नमेंट इज, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है दे आर नॉट फीजिबल, दे आर नॉट कंड्यूसिबल कि आप आवाम का वो काम कर सके। हर जगह तो हम टांका पट्टी से काम करते हैं, नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट इट इज। कोई प्राइम मिनिस्टर उधर जाएगा, 1 अरब उधर, 2 अरब इधर, तो आपका बजट यही आपका ऑफ शूट हो जाता है। हमें एक कंटिन्यूटी पॉलिसी पे चलना है। जो नून के अच्छे पॉइंट्स है उनको लेके चलो, जो आपके PTI के पॉइंट्स है अच्छे लेके चलो, लेकिन यहाँ इगोटिस्टिक जो आपकी पॉलिटिक्स है ये आपको आगे नहीं जाने देती और आपका जो सवाल है ये यही रिडंडेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि ये मामला आगे बढ़े, लेकिन बहरहाल पंजाब अब परसों क्या सूरत होती है और वफाक में क्या सूरत बनती है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा PJ मीर साहब, आपका भी, अमीर अब्बास साहब, आपने भी हमें वक्त दिया, तो अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामला के हवाले से बात करेंगे कि डॉलर 225 है तो जाना किस जानिब है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त मुआशी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त डॉलर जो है वो किस वजह से बढ़ रहा है। मुख्तलिफ उज़र बयान किए जा रहे हैं वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी कि डॉलर जो है वो उसको हम देख रहे हैं कि डॉलर पिछले 3 दिन में 12-13 रुपए बढ़ गया है। और जब भी मार्केट शुरू होती है लोगों को खौफ होता है कि अब यहाँ सिचुएशन क्या होगी। कारोबारी लोगों के लिए LC खुलवाना एक इस वक्त जो है वो मुश्किल दरपेश हो रही है कि 8-8 दिन उनको लग रहे हैं। मामला ये है कि जब डॉलर की कीमत का इस्तेहकाम नहीं हो पा रहा, 3 महीने से ज़्यादा वक्त इस हुकूमत को हो चुका है, तो फिर क्या वजूहात हैं कि अभी तक IMF के मामलात भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब ये भी कहा गया कि दोस्त ममालिक की जानिब से जो कर्ज आना है वो भी आने को है, नवीद भी बताई जा रही है, ख़बर भी सुनाई जा रही है, लेकिन मार्केट पर उसके असरात बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहे हैं, यानी वो मुस्बत होने की बजाय मनफी सूरत में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन के हारने को वजह बनाकर अब बात की जाए तो इसका मतलब है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो जब तक नहीं होंगे, नई एक हुकूमत नहीं आएगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो आसानी से मुमकिन नहीं है। सलमान शाह साहब साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। ये क्या वजह है कि चौथा महीना अब चल रहा है कि मामलात जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। डॉलर सिर्फ 3 दिनों में मार्केट जैसे खुली है उसके बाद सिचुएशन है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। नहीं, आई थिंक आउट ऑफ कंट्रोल वाली तो बात नहीं है। बहुत से फैक्टर्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट्स अपने बहुत बढ़ाए हैं जिसकी वजह से डॉलर बड़ा स्ट्रांग हुआ है बाकी करेंसीज के मुकाबले में, और उसके साथ साथ तेल की कीमतें और ऊपर चली गई हैं नीचे आने की बजाय। वो सदर बाइडन का दौरा सऊदी अरेबिया इतना कोई कामयाब नहीं रहा। तीसरी चीज़ तो जाहिर है कि हमारे मुल्क की अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो पीक पे है, और यहाँ पे हो रही है जिस किस्म की सियासत वो बड़ी मुज़र है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए।
तो वो फैक्टर भी है। और चौथा फैक्टर ये है कि स्टेट बैंक में इस वक्त हमारे पास कोई गवर्नर भी नहीं है और हमें इस वक्त ज़रूरत है कि अपने मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा करें इंटरेस्ट रेट्स में 250-300 बेसिस पॉइंट्स का, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अमेरिका और इसलिए आप देख रहे हैं कि रुपये की जल्दी चली जा रही है। तो डॉक्टर साहब अभी ये जो डॉलर है कोई इस्तेहकाम आएगा नीचे? पहले एक तो सवाल है कि क्या नीचे आएगा IMF की किस्त के बाद, और फिर ये कहा गया कुछ दोस्त ममालिक की जानिब से जो पैसा आना है उसके बाद कोई नीचे आएगा, और फिर सबसे बात है कोई इस्तेहकाम की सिचुएशन नज़र आ रही है सर इसमें? देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के मुताबिक, और उसके बाद जो बाकी बातें आपने की हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्त ममालिक से भी आए हैं और IMF का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ये फिर ये हालात काबू में आए। सही। अच्छा, सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया अदा करूँगा आपका। ज़फ़र मोतीवाला साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि एक इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार तो परेशान नज़र आ रहा है क्योंकि डॉलर जो है वो कहाँ है, किधर है, किसको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या वजूहात आपको लग रही हैं ज़फ़र साहब? देखिए, वजूहात वही हैं कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है, और हम वेनेजुएला को और दूसरे कंट्रीज को इसलिए नहीं गिनते हैं कि वो हमारे इस रीजन के मुल्क नहीं है। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉलर की ऊंची उड़ान है वो सबको परेशान कर रही है। सुबह हम उठते हैं और आ जाता है कि भाई इंटरबैंक प्राइसेस चल रहे हैं, और ओपन मार्केट में ये जो बता रहे हैं वो सब झूठ बोलते हैं कि भाई 1 रुपया फर्क है। कभी भी ओपन मार्केट अगर क्वांटिटी में आप डॉलर लेने जाओगे तो वहां पर ओपन मार्केट में 1 रुपया फर्क आपको नहीं मिलेगा। अब जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमारे मेरे तो उस्ताद हैं वो, तो वो जो है वो सही बोल रहे हैं कि भाई अगर IMF की किस्त आ जाती है तो फिर थोड़ा सा मामला समझ जाएगा, लेकिन IMF में भी अब आंटी IMF है, वो भी मजा ले रही है कि पाकिस्तान को किस तरह स्क्वीज करें, किस तरह इसको परेशान करें। और वो जो है लेकिन जफर साहब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान को जो है वो डूबने नहीं देंगे, तो वो IMF तो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ है। देखिए, मिफ्ता मेरा दूर का रिश्तेदार होता है। अच्छा। और मिफ्ता की बातों के लिए मैं तमाम पब्लिक से मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी जो है ये परेशानी जो है ना मिफ्ता को समझ आ रही है, ना करंट गवर्नमेंट को जो समझ आ रही है, ना पब्लिक को समझ आ रही है। अभी तो ये है फ्री फॉल, और फ्री फॉल में मुझे अफसोस ये होता है कि जो पुरानी हुकूमत PTI की गई, शेख रशीद, और ये जो तकरीरें और प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारा कायदे आज़म वाला नोट और परेशान हो जाए। अच्छा, अब आप ये सोचें कि मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में ये नहीं होता है कि जब जो हुकूमत चली जाती है वो सबसे बड़ी दुश्मन उसी मुल्क की हो जाती है, जितना मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। सही। तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों जानिब जो है हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी जिम्मेदारी बहरहाल बहुत बनती। बहुत शुक्रिया, ज़फ़र मोदी हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से कि गाल टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया। बड़ा टफ, और जिस तरह से हम विकेट देख रहे थे वो टर्न हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग और उन्होंने बैट कैरी किया और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर, आज का मैच, और वो भी टेस्ट मैच, आप तो टेस्ट मैच के जो किंग हैं, आज जिस तरह से पाकिस्तान ने खेल पेश किया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो बहुत आला खेले, बहुत अच्छा खेले, और ये क्रिकेट जो है, बल्कि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं जो फ्यूचर में हैं, उनको ये सारी चीजें है ना अपने जहन में रखना चाहिए। ये मैच जो है जीते हैं जिस तरीके से कि
इतना अपोजिशन वहाँ की है ना, विकेट डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट, और जिस तरीके से प्लेयर हमारे पाकिस्तानी सारे सब में वो लग रहा था कि एक पाकिस्तान टीम एज ए टीम खेल रही है। और ख़ास बात है कि सबसे पहले देंगे बाबर आजम जो है उनको क्रेडिट देता हूँ, माशाल्लाह थ्रू आउट काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और इनका मैं चाहूँगा कि जितने भी प्लेयर हैं आने वाले थे हमें तो भूल जाए, मगर इन आजकल खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह खेल रहे हैं, किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आज की क्रिकेट किस तरह चल रही है। तो उसको देखते हुए कि ये बिल्कुल लिमिट में खेल रहे हैं, अपनी बेसिक पे खेल रहे हैं, ये शॉट बनाने की नहीं करते या ये नहीं करते, बॉल वो खेलते हैं, टाइमर है, बड़े आराम से खेल रहे हैं। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ जब बैट्समैन इस तरीके से खेल रहा होता है तो सामने वालों को भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगर एक बैट्समैन जो खुद है ना जो शक वाला प्रॉब्लम है ना, तो सामने वाले और जो टीम के प्लेयर आने वाले होते हैं वो जो बैठे हुए देख रहे होते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो बाबर आजम की क्रिकेट में माशाल्लाह ये है कि जब भी वो खेल रहे होते हैं तो हाथ से ये लग रहा होता है कि क्रिकेट बड़ी आसान है और बड़ी इजी होती जा रही है। सही। और ये सबसे बड़ा अच्छा सही मियां साहब, एक चीज़ जो अब्दुल्ला शफीक, पहले में बाबर आजम जिस तरह आपने खुद फरमाया बड़ा ज़बरदस्त खेल है, दूसरी इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है और जिस तरह टर्न हो रहा था वो बॉल स्पिनर्स के लिए उस पर खड़े होकर, तो ये यकीनी तौर पर एक नए बैट्समैन के लिए कितना मुश्किल मैच वो बड़ा बूस्ट अप करता है कि अगले आने वाले मैचेस में एक नया प्लेयर इतना अच्छा खेल जाए तो यकीनी तौर पर फिर सीरीज जीतना भी आसान हो जाता है। नहीं देखिए, प्लेयर सब बराबर होते हैं, सबको खेलना आता है, राइट। अब टाइम टू टाइम जो है ना फायदा कौन उठाता है, सबसे बड़ा प्लेयर वही है जो मिडल में जाके ऑल द टाइम परफॉर्म करे, वो बड़ा प्लेयर है। नाम से बड़ा नहीं होता, मैं बिलीव नहीं करता उसके, राइट। परफॉर्मेंस आप जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो सारे प्लेयरों को, बच्चों को, सब में अपना नजरिया एक होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हमने पाकिस्तान को जिताना है, हमने पाकिस्तान के लिए फाइट करना है, लड़ना है। तो जैसी सिचुएशन आती है उसके मुताबिक खेलें। तो ये प्लेयर जो है वो अपनी यूनिट को खेल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे खेल रहा है। और एक ने बाबर आजम से बड़ा पड़ता है, कप्तान जो होता है अगर वो परफॉर्मर है और अच्छी परफॉर्म कर रहा है, खुद ब खुद टीम लड़ना शुरू हो जाती है, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी टीम और नए प्लेयर जितने भी आ रहे हैं, मगर ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ कि हमारे हर टूर पे कोई ना कोई है ना एकदम जल्दी चेंजेस आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। एक आई होती है क्रिकेट को देखें, जो भी हमारे सिलेक्टर है उनको चाहिए कि देखें प्लेयर अगर कोई खेला नहीं है तो वो तो ड्रॉप नहीं होता आगे के लिए, ठीक है, उनको भी आप चेक करके रखें क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से। और सबसे पहले मेन चीज होती है कि आपने उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा पैदा करना, और कॉन्फिडेंस से उनको है ना बहुत ज्यादा आगे क्रिकेट का फायदा होता है। सही। अच्छा जावेद मियां साहब, आप हमेशा बाबर आजम की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, तो कप्तान बाबर आजम का खेल और जिस तेज़ी के साथ वो रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको आप क्या फ्यूचर बाबर आजम का और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली वो क्या देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट जो है मैदान का गेम है और बाबर आजम मैदान के बादशाह, वो बता रहे हैं सबको। आज हम बात करते हैं क्रिकेट में, मैं यही कहता हूँ क्रिकेट जो है ना मैदान की है, अंदर जब विकेट पे जाओ देन यू शो। ये बातें या बाद में या पीछे, लेट पीपल टॉक। जब आप रन करेंगे, आज हम बाबर आजम और उनकी सबकी बातें करें क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया, हमने देखा है, अब उसको है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब तो यही चीज होती है जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं और जो देखिए आदमी देख के बड़ा सीखता है, खेल रहा होता है, तो उसको जितने भी यंगस्टर अपकमिंग है उनको ये चीजें नोट करनी चाहिए क्या ऐसी विकेट पे ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये किस तरह खेल रहे थे। आप वही चीज जाके ना प्रैक्टिस करें। जब आप नेट में जाते हैं, ये स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, मैं यही होता था, जो प्लेयर आ रहे हैं, जो बॉलर मेरे पास मेरे सामने आने हैं, जो आपने ग्लव्स इस्तेमाल किया जावेद मियां साहब मैदान का बादशाह बाबर आजम के लिए, तो उन्होंने साबित भी किया है। बहुत शुक्रिया जावेद मियां, हमारे साथ मौजूद थे लेजेंडरी क्रिकेटर। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सीरीज में भी इसी तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।